हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत शुक्ला। आज आपसे बहुत ही अलग विषय पे बात करना चाहता हूँ। अमूमन ऐसे विषय पे हमारी बातें होती नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। वो है डायबिटीज, मधुमेह, जो कि आज के टाइम में हर घर की समस्या बन चुका है। हर दूसरे घर में डायबिटीज का पेशेंट पाया जाता है। तो इसके लिए मैं इस टाइम पीजीआई में हूँ और हमारे साथ हैं एंडोक्राइन सर्जन प्रोफेसर ज्ञानचंद। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा सर चाहेंगे आप ऐसे ही बढ़िया रहे, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, तभी आप लोग की वजह से हम लोग खुश रह पाते हैं। इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और मैं तो सर आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ। इतने करीब से मैंने आपको इस तरीके से मेहनत करते देखा है हर एक पेशेंट्स के लिए। सर, जिस वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम लोग का ये मोटिव है आपका इंटरव्यू करने का, कि आपके थ्रू ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे। जो चीजें नहीं पहुंच पा रही है, जहाँ पे लोग कुछ सवाल जो रह जा रहे हैं, जो चीजें मैंने फेस करी है, मैं अपने खुद उस चीजों पे जाके मैंने वो चीज रिसर्च करी है। जो प्रॉब्लम जो लोगों ने फेस करी है वो मैंने भी फेस करी है। तो उस टर्म पे जाके मैं उस तरीके से उनके बिहाफ पे आपसे सवाल करना चाहता हूँ कुछ, और कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा सर। तो बस थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी सर, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो सर, हम सीधी भाषा में आपसे अगर पूछना चाहें, सबसे कॉमन बीमारी आजकल जो डायबिटीज हो रही है लोगों को, तो इसका देसी सरल शब्दों में डायबिटीज क्या है सर? मधुमेह है क्या एक्चुअल में? देखिए, जो भी हमारे खून में शुगर की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आम भाषा में उसी को डायबिटीज बोलते हैं। अच्छा। हमारा शुगर की मात्रा बढ़ गई है और हमको शुगर हो गया है और यह डायबिटीज हो गई है। मतलब जो मेजरमेंट है उससे ज्यादा खून में मात्रा में अगर शुगर बढ़ गई है तो वो डायबिटिक हो गया पेशेंट। सर, डायबिटीज की मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या है जो पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत देती है, जो जिसके बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर है कि ये कॉम्प्लिकेशन तो आ ही जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो क्या है सर? देखिए, जैसे जैसे डायबिटीज का समय बढ़ता जाता है और हम शुगर को कंट्रोल, लापरवाही करते हैं, शुगर को इतने कंट्रोल नहीं रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो 200 नॉर्मल ही रहता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे जैसे शुगर, मान लीजिए कि आप एक गिलास में पानी पिए और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल तो क्या होगा, पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे शहद बढ़ाते जाएंगे तो शहद की तरह गाढ़ा जी। तो ऐसे ही जब हमारे ब्लड में शुगर बढ़ता है तो ब्लड हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो उसको हार्ट को पंप करने के लिए प्रेशर देना पड़ता है। तो हार्ट उसमें पंप करेगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इसी तरह से वो ब्लड जब गाढ़ा हो जाएगा तो आपकी पतली पतली नसों में नहीं जा पाएगा। तो चाहे वो दिमाग की नसें हों, आंखों की नसें हों, हार्ट की नसें हैं, और जो हमारे ऑर्गन्स जैसे जो लंबे हैं, जैसे हाथ के हैं या पैरों के खास करके, इन सब ऑर्गन्स में ब्लड पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। तो वो ऑर्गन सूखने लगते हैं धीरे धीरे, और सूखने लगते हैं तो आपका वजन घटने लगता है। और ये हमारा जैसे किडनी का काम है, किडनी की नसें सूख गई तो आपका यूरिन से वो ब्लड वो शुगर देने लगता है। तो ऐसे करके हमारे सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। चाहे आपको, अगर आपके ब्रेन की नसों में खून नहीं जा रहा है तो फालिश मार गई, आपका आधा पैरालाइज हो गया। इस तरह से हार्ट में अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो हार्ट अटैक आ सकता है। आंखों में नहीं गया तो आंखों पहले तो नंबर बढ़ेगा, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है, उसके बाद आपकी आंखों की रोशनी थक जा सकती है। ऐसे ही आपके जो गुर्दे हैं, अगर उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो गुर्दे धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। तो उसका काम है कि आपके ब्लड को छानना, क्योंकि गाढ़ा ब्लड है उसको पूरा छान नहीं पाता है, तो ऐसे गुर्दे भी खराब होने लगते हैं। फिर हमारे शरीर के और अन्य अंग भी हैं, खास करके जैसे पैर है, डायबिटिक फुट है, जो कि हमारे शरीर में चूंकि लंबी नसें होती है वहां तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती, पैर हमारे सुन्न हो जाते हैं। उसमें जो हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, जो हमारे प्रोटेक्शन वाले सेंसेशंस हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो प्रोटेक्टिव सेंसेशन खत्म होने से आदमी को चोट लगी पता नहीं चला और घाव बन गया, और वो घाव चूंकि शुगर भी बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरिया को खाने का भोजन मिलता जाता है और वो घाव करने में दिक्कत होती है, और यहाँ तक कि पैर भी काटना पड़ सकता है। पैर भी काटना पड़ जाता है सर। तो सर, मेन पार्ट आप कह रहे हैं एम्पुटेशन, तो सर एम्पुटेशन तक की स्थिति बन जाती है, इतनी प्रॉब्लम होती है। और सर, मेन जो हमारा टॉपिक भी है आज का वो है डायबिटिक फुट।
तो सर क्या इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से या वेन पतली होने की वजह से बड़ी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, वहां तक सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं करता, इसलिए एम्पुटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं? कितने परसेंट सब चांसेस बढ़ जाते हैं एम्पुटेशन के, अगर डायबिटिक फुट पेशेंट अगर हो रहा है, उसकी डायबिटीज इंक्रीज हो रही है तो? मतलब बहुत ज्यादा टाइम पीरियड से उसे डायबिटीज है, उसके बाद में डायबिटिक फुट के केसेस बढ़ते हैं, या मतलब अगर नॉर्मल प्री डायबिटिक होके अभी वो नया नया डायबिटिक हुआ है पेशेंट तो उसके भी डायबिटिक फुट के चांसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा प्रोटेक्टिव सेंसेशन लॉस होता है वो होता है 4-5 साल डायबिटीज कंटिन्यू होने के बाद। मान लीजिए कि हमारा ब्लड, जैसे मैंने बताया कि सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, सेल्स धीरे धीरे डैमेज होती है जो कि पता नहीं चल पाती। तो हमारी जो पतली नसें हैं, जो हमारा सेंसेशन बॉडी को एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है, वो खराब हो जाती है। तो जैसे कि हमारा दर्द है वो नहीं पता चलेगा, पेशेंट को जल जाएगा वो नहीं पता चलेगा, कोई चीज चुभ जाएगी वो नहीं पता चलेगा। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में लिगामेंट्स और टिश्यू और भी हैं जो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। और अगर हमारा बॉडी वेट ज्यादा है, जैसे कि डायबिटिक है, बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, तो उनकी वजह से जो प्रेशर की वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, तो वो टूट जाते हैं, फाइबर्स टूट जाते हैं, तो जो प्रेशर एरिया है वो चेंज हो जाता है। जब हमारे पैर के प्रेशर एरिया चेंज हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लगता है, और जो हमारा स्प्रिंग एक्शन है वो खत्म होने की वजह से वहां पे बार बार प्रेशर पड़ने से वहां की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो स्किन डेड होने लगती है, तो वो एक मोटी स्किन बन जाती है। अब वो मोटी स्किन बन गई तो उसमें क्या है कि हमारा सेंसेशन है नहीं, और मोटी स्किन बार बार प्रेशर दे रही है, तो खून की नली टूट सकती है और वहां पे अंदर ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग हो गई तो आगे की ब्लड सप्लाई भी खत्म हो गई। तो ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से क्या होगा कि आगे की उंगलियां काली पड़ सकती हैं, काली पड़ सकती हैं, और गैंग्रीन जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, और वहां पे उस एरिया में घाव बन जाएगा। तो इसको न्यूरोपैथिक अल्सर बोलते हैं। ये घाव जल्दी से नहीं होते हैं। तो ऐसे मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें से ये मान के चलिए कि उसकी खून की सप्लाई कम हो गई, उसका प्रोटेक्टिव मेन है कि उसका प्रोटेक्टिव सेंसेशन खत्म हो गया है, जिससे आदमी को पता ही नहीं चलता कि इसमें जल रहा है हमारा पैर, या कोई चुभ गया, कट गया, या कुछ भी लगता है तो पता नहीं चलता। न्यूरोपैथी सर यही है, न्यूरोपैथी यही है। तो सर क्या कॉजेज हैं इसको हम लोग, क्या मतलब एम्पुटेशन ही इसका एक आखिरी रास्ता है, या अर्ली ट्रीटमेंट से इसे क्योर किया जा सकता है? देखिए, अर्ली ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन। अच्छा, पहले तो वो घाव होने ही ना पाए उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। जब हमें पता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है तो पहले तो हम शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, जिससे ये जो बीमारी है ये डिले किया जा सके। तो 5 साल में नहीं हो सकता, 10 साल में, 10 साल वाली 20 साल में हो तो ये डिले होती है। तो एक तो ये है कि हम अपने शुगर को कंट्रोल रखें, हम अपने वजन को कंट्रोल रखें जिससे पैरों पे बहुत प्रेशर न पड़े, और जो ऑफलोडिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि पैरों पे जो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं होती है, जैसे कि स्विमिंग है, इस तरह की एक्सरसाइज करें। रनिंग को अवॉइड, एयर साइकिलिंग है, एयर साइकिलिंग, योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करें जहां पे कि हमारे पैरों पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। हार्ड सरफेस पे जो रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं वो थोड़ा अवॉइड करें। सर एम्पुटेशन लास्ट चांस बचता है, लेकिन मैं सर ये इतना जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को चोट लग जाती है तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ पैर में ऐसा लगा है, सेंसेशन कम होने की वजह से वो भी नहीं पता चल पाता है, तो सर ऐसा कैसे हम जान सकते हैं? अर्ली सिम्टम्स के कैसे पता चलेंगे कि हम सिर्फ डायबिटिक फुट की बात कर रहे हैं? तो सर उसमें कैसे पता चलेगा कि डायबिटिक फुट के चांसेस आपके बढ़ रहे हैं? अर्ली सिम्टम्स कुछ होते हैं कैसे? देखिए, जैसे जैसे डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ता है, अगर आपको कोई चीज चोट लग जाती है तो आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में अगर आप रेगुलर चेकअप करते हैं, या आप घर में भी चेक कर सकते हैं। घर में चेक करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप जो आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं या जो ऐसे लोग हैं या लोग जिनको डायबिटीज नहीं है, उनसे आप चेक कर से पूछ सकते हैं कि वो आपका सेंसेशन चेक कर सकते हैं पैरों में कि सेंसेशन कम तो नहीं है, तो वो अपने से कंपेयर कर सकते हैं या हाथ से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप एक कॉटन लीजिए, हाथ में टच करिए, पैर में टच करिए, आपको आंख बंद करके रखनी है। जो आपके घर में सदस्य हैं उनसे बोलिए कि हमें टच कराएंगे, तो पता चलेगा। वो टच करेंगे हाथ में, आप बता देंगे यस, या माथे पे टच करेंगे, बता देंगे हाँ पता चल रहा है। और पैर में नहीं अगर पता चला तो आपको पता चल जाएगा, वो बता देंगे कि आपके पैर में सेंसेशन कम हो रहा है।
इसी तरह से आपका टेम्परेचर है, कोई हल्की गर्म चीज है वो छुआ कर टच करके देख सकते हैं, या आपको एक हल्की पिन हल्के से चुभा करके हाथ में पहले या माथे पे जो आराम से चुभा करके और उस तरह से कर सकते हैं। गर्म वाटर की बोतल है जिसको कोई हाथ से माथे पे टच करके या हाथ में, और उससे पैरों की टेम्परेचर का भी पता लगाया जा सकता है कि हमारा है कि नहीं। अगर इस तरह की चीजें हैं, या फिर आप क्लिनिशियन के पास जाकर के अपने पैरों की जांच करा सकते हैं। अच्छा हो सकता है। लेकिन सर ये रुई वाला कुछ मुझे ज्यादा अच्छा लगा और बहुत इजी भी है, सबके घर में अवेलेबल होगा और आंख बंद करके करेंगे तो उसे आइडिया लग जाएगा कि है। सर मेनली सर जो गैंग्रीन और ये पैर में जो दिक्कत होती है सर, ये मेनली ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से ही होती है। तो सर ऐसे कुछ चांसेस है कि हम प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अपनी पूरी बॉडी में करते रहें, मतलब ऐसा कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैर तक नीचे तक प्रॉपर पहुंचता रहे, हमारी वेन्स तक? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आपको पहले शुगर कंट्रोल रखना है। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल है तो सर्कुलेशन सब जगह आराम से पहुंचता है। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक से है, कंट्रोल है, तो आपका शुगर को सर्कुलेशन हर जगह पहुंचता रहेगा। फिर आपके सेंसेशंस, अगर सेंसेशन सही है तो आपका सर्कुलेशन, और आपको वेट कंट्रोल रखना है, आपको डाइट कंट्रोल रखना है, और आपको एक्सरसाइज करनी है। ये सब 3-4 चीजों का जो कि आप रेगुलर एक्सरसाइज, सपोज आप बैठ करके योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो उससे आपके ब्लड में सब जगह सर्कुलेशन बढ़ता है। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद करेगा कि आपके सारे अंगों में प्रॉपर सर्कुलेशन जा रहा है और आपके सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सर आज की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि मतलब जंक फूड बहुत बढ़ गया है, और उसके साथ साथ में लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। लाइक स्मोकिंग है, जस्ट लाइक फैशन, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो सर ये कितना इफेक्ट करता है डायबिटीज में आपकी बॉडी को? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का क्या इफेक्ट है? बहुत अच्छा सवाल है। स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, अब ड्रिंकिंग क्या है कि हमारे जो शरीर से इंसुलिन जो बनता है वो पेंक्रियाज में बनता है, और जो लोग ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं उनके अल्कोहलिक होने की वजह से उनके पेंक्रियाज खराब हो सकते हैं। उनका पेंक्रियाज डैमेज हो जाएगा तो इंसुलिन की मात्रा शरीर में धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको एक तो डायबिटीज आपका अनकंट्रोल हो जाता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और डायबिटिक हैं तो आपका शुगर लेवल अनकंट्रोल है। तो सर कुछ ये डोंट्स हैं जिनको हम अवॉइड करके डायबिटीज से बच सकते हैं और एम्पुटेशन जैसी खतरनाक फुट अल्सर की बीमारी से बचा जा सकता है, ये डोंट्स को अवॉइड करके? जी बिल्कुल। जैसे कि आप जब आपको पता चल गया कि आपके पैरों में सेंसेशन कम है, आपके घर के सदस्य ने चेक कर लिया, आपके डॉक्टर से चेक करा लिया, सब ने बताया कि आपके पैर के सेंसेशन कम हो गए, तो अब आपका जो प्रोटेक्टिव सेंसेशन खत्म हो चुका है। अब उसको कैसे बचाना है कि हमें बिना देखे हमारे पैरों में कोई चोट ना लगे, कोई घाव ना हो और कुछ जले नहीं। इन सब से बचने के लिए हमें कई चीजों की सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि वो पट्टी वाली चप्पल नहीं पहननी, क्योंकि आपको सेंसेशन कम रहता है तो वो लगता है कि पैर से चप्पल निकल जाएगी और उसके चक्कर में आप उसको ग्रिप करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसी सैंडल या चप्पल लेनी है जो ऊपर से कवर हो, जिसमें ये जो अंगूठे वाली चप्पल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। उसमें लगे कि हाँ हमारे चप्पल फिसल रही है तो आप उसमें प्रेशर ग्रिप करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके पैरों में डिफॉर्मिटी आ जाए। तो पहले तो आपको प्रोटेक्शन लेना है। इसी तरह से इंसोल है, आपको कभी भी जूता पहनने से पहले उसको जरूर ध्यान देना उसके अंदर से कंकड़ कोई पत्थर ऐसा ना फंसा हो जिससे कि जो आपके पैरों को इंजरी कर सके। तीसरा, आपको जैसे नाखून काटने हैं तो उसको बहुत छोटा ना काटे कि काटते वक्त जो है वो आपके अंगूठे में इंजरी कर दे, और ब्लेड से नहीं काटना है जो हाथ में कोई ऐसा चाकू या ब्लेड जिसका पहले इस्तेमाल करते थे उस तरह का नहीं। प्रॉपर नेल कटर लीजिए, सेफ्टी वाले नेल कटर आते हैं मार्केट में, बाजार में उपलब्ध है, उसको लीजिए और नाखून को थोड़ा सा बड़ा काटिए। बड़ा काटे? हाँ, स्किन लेवल से थोड़ा सा बड़ा रहेगा जो कि आपके उसको इंजरी को बचाएगा। इसके अलावा आप कहीं भी जाएं, चाहे वो मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी गर्म सरफेस में जाते हैं, या आप बीच पे घूमने जा रहे हैं तो आप रेत में नंगे पैर, तो आपको नंगे पैर कहीं नहीं जाना है। अगर मंदिर में भी जाना है तो आजकल शू कवर मिलते हैं, या आप मोजा जो मोटा मोजा है जूते अगर उतारने नहीं तो मोजे पहन के जाए, और कोशिश करें कि गर्म सरफेस पे ना चलना पड़े आपको, जो कि आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इस तरह से आप जूते की इंजरी से, ये टेम्परेचर से और नाखून काटने की इंजरी से बच सकते हैं। तो उसमें आपके पैरों को
जो इंजरी हो जाती है उसको बचाने में जूते का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने कहा कि हर जगह आपको जूते पहन के रखने हैं, तो उसमें जूते आपके साइज से थोड़ा सा बड़ा लेना है और शाम के समय खरीदना है। सुबह आपके पैर थोड़े से पतले रहते हैं, शाम को सर्दी में जाती है, तो अगर आप एक नंबर छोटा लेंगे या अपने एग्जैक्ट साइज का लेंगे तो शाम को अगर जूता पहनते हैं तो वो टाइट हो जाएगा, तो वो जूते से आपको इंजरी हो जाएगी। तो आपको एक नंबर बड़ा जूता लेना है। जूता आगे से चौड़ा होना चाहिए, जैसे कि क्रॉक्स इस तरह की चौड़ी रहती है। जो आपके पॉइंटेड जूते हैं उस तरह के जूते अवॉइड करने चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। तीसरा, उनके हील का काउंटर बड़ा होना चाहिए। जो बिना हील वाले चप्पल होती हैं, जूते होते हैं, उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उनके पैरों से चप्पल सिल्क जाएगी, उनको पता नहीं चलेगा। और काउंटर बड़ा होने से वो एंकल को सपोर्ट करेगा, जिससे उनको चलने में मदद मिलेगी, कहीं गिरी ना हो जाए, कहीं मुड़ ना जाए पैर। इस तरह के जूते इनको पहन के रखने हैं। और जो मैंने बाकी चीजें बताई हैं उस पर भी ध्यान देना है। तो सर ये पॉसिबल है कि अगर डायबिटिक फुट के सिम्टम्स नहीं है तो भी पेशेंट को न्यूरोपैथी की दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल न्यूरोपैथी ऐसा है कि जो हम डाइट कंट्रोल बोलते हैं पेशेंट, तो पेशेंट किसी को शुगर हुई, उसने सब खाना पीना बंद कर दिया। कई तरह के पेशेंट्स कैटेगरी ऐसी होती है कि जो सब खाना पीना बंद कर दिया और बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं। उनको तो जो बैलेंस डाइट होती है उसको उनको थोड़ा सा किसी डाइटिशियन से सलाह ले लें या खुद से भी जो डाइट है उसको बैलेंस रखें, चाहे वो विटामिन हैं, चाहे मिनरल्स हैं। ये खास करके विटामिन डी और विटामिन B12 ये अमूमन डायबिटीज लोगों में कम पाई जाती है। कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट से भी B12 की कमी हो जाती है और खुद वो B12 को कम लेते हैं, खास करके जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके डाइट्स में B12 की कमी होती है। तो वो B12 कम होने से उनकी नसों की सेंसेशन कम हो जाता है, जो कि उनको पता नहीं चलता है। तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, B12 की डेफिशिएंसी है, न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है, तो शुरू में न्यूरोपैथी के कोई सिम्टम्स पता नहीं चलता है। सर कई बार मैंने ऐसा सुना है कि डायबिटीज पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप एक साथ में ज्यादा खाना मत खाएं, आप थोड़े थोड़े टाइम पे खाना खाते रहते हैं, दिन में कई बार। तो सर वो क्या स्ट्रेटजी है? मतलब वो देखिए, खाने का जो तरीका है, जैसे दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं या हम रिफाइंड शुगर लेते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है जिसको कि रिफाइंड है, चाहे वो मैदा है, शुगर डायरेक्ट शुगर है या मिठाई है, तो हमारा शुगर लेवल सडनली बढ़ता है खाना खाने के बाद, जो बढ़ जाती है। तो जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन कम निकल रहा है, तो वो कम इंसुलिन कम खाने के लिए तो सफिशियंट है, लेकिन हम एक बार में अगर ज्यादा ले लेते हैं तो हमारा वो इंसुलिन सफिशियंट नहीं हो पाता है, तो हमें खाना खाने के बाद वाली शुगर बढ़ जाती है। तो इसलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि ऐसी शुगर लें जो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो, मतलब ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़े। और दूसरा, थोड़े अमाउंट में लें कि जितना हजम हो जाएगा, तो उसके लिए कम इंसुलिन लगेगी, कम दवाइयों की जरूरत जितना ले रहे हैं उतने में हजम हो जाएगा। तो कम कम मात्रा में अगर खाना खाएंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी, उनका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। और ऐसे रिफाइंड शुगर ना लेकर के, जैसे आजकल मिलेट्स का प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि मिलेट्स में जो शुगर होती है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है और ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ाती है। तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो जो दवाइयां ले रहे हैं उनसे और बाकी चीजों से वो कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए सर आपने गैंग्रीन के बारे में बताया कि पैर काला हो जाता है, तो सर अगर कोई पेशेंट इस सिचुएशन में पहुंच जाता है कि उसका पैर काला हो गया किसी अल्सर फुट अल्सर घाव की वजह से और गैंग्रीन जैसी सिचुएशन आ गई, तो सर इज इट गैंग्रीन मींस एम्पुटेशन? उसके अलावा कुछ उसे रिवर्स करने का या बचाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? देखिए, जो डायबिटिक अल्सर होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक नॉन लिम्फ थ्रेटनिंग, जिसका मतलब है कि वो पैर को आपको कटना नहीं है, केवल आपका घाव हुआ है जिसको दवाइयों से ठीक करना है। दूसरा होता है लिम्फ थ्रेटनिंग। लिम्फ थ्रेटनिंग मतलब कि वो आपके पैर को आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब आपका पैर जाने वाला है, वो लिम्फ थ्रेटनिंग, उसको अर्ली इंटरवेंशन करना है, नहीं तो वो पैर आपको कटना ही कटना है, काला पड़ जाएगा। जो नॉन फंक्शनिंग डेड टिश्यू होगा तो उसको दोबारा से तो जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये है कि अगर उसको लिमिट किया जा सकता है कि मतलब एक टो में अगर आपके गैंग्रीन या टिप पे गैंग्रीन डेवलप हो रही तो बस उतना ही रहे, वो बढ़े नहीं तो वो धीरे धीरे जैसे एक टो हुई उसको निकाला, दूसरी टो हो गई, ऐसे करके पूरा पैर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया लिम्फ थ्रेटनिंग।
एक कंडीशन होती है लाइफ थ्रेटनिंग, जिसमें कि इन्फेक्शन इतना हो जाता है कि गैंग्रीन भी हो गया, इन्फेक्शन भी हो गया, और वो इन्फेक्शन ब्लड में इतना बढ़ गया कि सारे ऑर्गन पे लोड बढ़ गया। अच्छा, सारे ऑर्गन डायबिटिक के कंप्रोमाइज है, चाहे वो गुर्दा है, हार्ट है, ब्रेन है, सब कंप्रोमाइज स्टेज में काम कर रहे हैं। और जैसे ही ये लोड बढ़ा जाए तो सब फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, सारे फेल हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गई, उसके जीवन को खतरा हो गया। तो हमें 3 तरह के अवसरों को ध्यान देना है कि कोई पेशेंट आता है तो हम इस चीज पे देखते हैं कि ये नॉन लिंक थ्रेटनिंग है, लिंक थ्रेटनिंग है या लाइफ थ्रेटनिंग है, और उसी हिसाब से उसका इलाज होता है। सर कितना प्रोसेस में टाइम लग जाता है? मान लीजिए अगर कोई अमूमन एक घाव हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट होने में कितना समय चला जाता है? एक छोटा सा अगर एक घाव अगर पैर में हो गया है, छोटा सा, देखिए छोटा सा भी घाव हो, चाहे बड़ा घाव अगर हो गया तो उसको भरने में कई फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो सबसे पहले कि ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए, शुगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पेशेंट को अपना वेट कंट्रोल रखना है, ऑफलोडिंग करनी है, जहाँ को प्रेशर अल्सर बना हुआ है उसको हमें प्रेशर कम करना है, तभी तो वो अल्सर भर पाएगा। उस एरिया को हमें प्रेशर को कम करना है, वो ऑफलोडिंग। तो ऑफलोडिंग, फिर पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो करें, दवाइयाँ टाइम से खाएं, डाइट जो पैटर्न बताया जाए उसको फॉलो करें, इन सब को फॉलो करें और प्रॉपर इलाज करें, तब भी एक घाव भरने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है सर। बड़ा टाइम पीरियड और पैसा भी। सर बहुत कॉस्टली सा ट्रीटमेंट होगा, मतलब लगभग फिर भी अगर एक नॉर्मल वर्ग के व्यक्ति की अगर बात की जाए सर, तो अगर वो बहुत हाई क्लास नहीं, अगर नॉर्मल मीडियम भी किसी हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो लगभग कितना सा खर्चा आ जाता है इसमें? देखिए मैंने जैसा बताया कि 3 तरह के सिचुएशन है। एक नॉन लिंक थ्रेटनिंग, छोटा अल्सर है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, छोटा सा हो गया है, बस अल्सर नहीं करना है, तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स चलती हैं, कुछ दवाइयाँ हमें दी जाती हैं जो सर्कुलेशन बढ़ा सके, कुछ दवाइयाँ हम देते हैं जो न्यूरोपैथी, उसकी जो प्रोटेक्टिव सेंसेशन है उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सके, और कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं जो कि उसमें अगर इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल कर सके। तो ये 3-4 ग्रुप ऑफ मेडिसिन चलती है और ये कम से कम 1-1.5 महीने चलती है। ऐसे में उसका लगभग 50 से 60 हजार रुपए दवाइयों में ही खर्च होता है। 50 से 60 हजार दवाइयों में से बहुत बड़ा अमाउंट है सर एक महीने। उसके साथ में जो तकलीफें मिल रही है वो तो बोनस है उसकी, वो तो झेल रहा है। तकलीफों के अलावा उसको वो अपनी ड्यूटी से लॉस ज्यादा छुट्टी मिल जाएगी, अगर वो वर्किंग है, कोई नहीं है वर्किंग आदमी है तो वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, घर में पड़ा हुआ है, तो वहां से भी लॉस हो रहा है और दवाइयों में खर्च तो उसको डबल नुकसान होता है। अगर हम कॉस्ट कैलकुलेशन देखें तो इसको कई तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि सरकार का भी पैसा लग रहा है। जैसे हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ की बहुत सारी चीजें सरकार ने मुफ्त कर रखी है, कोई गरीब आदमी है आयुष्मान कार्ड है जहाँ की वो भर्ती होकर मुफ्त इलाज करा सकता है। इसके अलावा और भी तमाम फंड्स हैं गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, पीएम केयर फंड है और सीएम केयर फंड है, इनसे भी पैसा मिल करके उसका इलाज हो सकता है। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी पेशेंट को बहुत तरह का लॉस होता है, चाहे वो फैमिली को हो, पेशेंट्स को हो और सरकार को। तो देश का नुकसान है, पेशेंट का नुकसान है और परिवार का नुकसान है। बिल्कुल सर। तो सर ये जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, आयुष्मान कार्ड और गरीबी रेखा के नीचे की जो भी सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सर आपके हॉस्पिटल पीजीआई लखनऊ में अवेलेबल है क्या? अवेलेबल है, एक बेनिफिशियल है कि आपके पास है। सर मैंने सुना है कि शायद से कुछ डायबिटिक फूड जैसा भी आपके पास जो लैब है सर डायबिटिक फूड के लिए स्पेशली, तो सर वो कैसे वर्क करती है? देखिए ऐसा है ना कि जैसे मैंने बताया कि किसी को अगर डायबिटीज 5 साल से ज्यादा हो रही है और उसको शक लगता है कि नहीं कुछ हमारा प्रोटेक्टिव सेंसेशन कम हुआ है, या घर में जैसे मैंने बताया कि कुछ उनके घर के सदस्य ने चेक किया कॉटन से, पिन से या गर्म बॉटल पकड़ा कर ऐसे चेक करके पता चला कि उनका सेंसेशन कुछ कम हुआ है, तो उनको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। कुछ ज्यादातर डॉक्टर्स जो इसको डायबिटिक फूड की प्रैक्टिस करते हैं या फिजिशियंस जो डायबिटीज की केयर करते हैं उनके पास कुछ मशीनें होती हैं, लेकिन हमारी लैब में काफी मशीनें हैं। हम पैरों का प्रेशर चेक करते हैं, हम उनका वाइब्रेशन का सेंसेशन चेक कर सकते हैं, हम उनका टेम्परेचर का सेंसेशन चेक करते हैं, हम उनका सर्कुलेशन का डॉपलर लगा करके कि उनका सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं। और एक होता है ABI इंडेक्स, जो प्रेशर होता है, अगर हम ब्रेकियल और एंकिल का दोनों का प्रेशर को डिप्रेट करते हैं तो एक इंडेक्स निकल के आता है।
जो ये शो करता है कि हमारे हाथ में जितनी सप्लाई है उतना पैरों में है कि नहीं। अगर पैरों में सप्लाई कम होगी तो वो इंडेक्स नहीं है। तो इंडेक्स से हमें पता चलेगा कि ये पैर कितना रिस्क पे है आगे, इसकी सप्लाई कम है और ये रिस्क पे है कि ये गैंग्रीन होने की संभावना है। तो इस तरह की जांचें जो है हमारे लैब में सारी हो जाती है। तो कोई भी अगर जो भी हमारे ओपीडी में आते हैं इस तरह के पेशेंट, तो हम लोग उनकी जांच करते हैं जो कि मुफ्त है। मुफ्त इलाज है और एक एडवांस मशीन यहाँ पे मिलती है डायबिटिक फुट के लैब के माध्यम से एडवांस ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाता है पेशेंट्स को। सर ये जानना चाह रहा था मैं कि ये डायबिटिक फुट एक सर्टेन एज के बाद होता है या किसी भी एज के पर्सन को डायबिटिक फुट अल्सर बन सकता है या पैरों की नेचुरोपैथी की दिक्कत हो सकती है? देखिए डायबिटिक फुट क्या है ना, या किसी भी एज के आदमी को ये न्यूरोपैथी की दिक्कत हो सकती है? हाँ, एज से इसका रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है कि डायबिटीज आपको कितने समय से है। खास करके टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज होती है उसमें न्यूरोपैथी ज्यादा होती है। और वो देखते हैं कि अगर आपको 40 में हुई है तो आपको 50 में अल्सर हो जाएगा, आपको 45 में हुई है तो 55। मतलब 5-10 साल अगर आप शुगर को प्रॉपर कंट्रोल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। और ऐसे में अगर प्रोटेक्टिव सेंसेशन लॉस है और आप लापरवाही करते हैं तो आपको डायबिटिक अल्सर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर डायबिटिक फुट के साथ साथ क्या डायबिटिक हैंड भी कुछ ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे डायबिटिक फुट अल्सर हो जाता है, तो क्या डायबिटिक हैंड में भी कुछ ऐसी हाथों में भी सर ऐसी कोई आज तक कुछ चीजें आपके सामने आया है ऐसा कोई केस? नहीं, देखिए आते हैं, लेकिन क्या है ना कि वही जैसे मैंने बताया कि सेंसेशन कम हो गया, तो जैसे पैर का कम होता है, पैर का चूंकि कॉमन है, नसें लंबी है, ऐसे ही हाथों की भी नसें लंबी है, हाथ के भी सेंसेशन धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तभी मैंने कहा कि कोहनी से चेक करें कि हाथ के भी सेंसेशन कम हो सकते हैं। तो हाथों के सेंसेशन कम होते हैं, लेकिन चूंकि हाथ आदमी को दिखता है, विजिबल है, इसलिए उसके इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, उसका चश्मे का नंबर बढ़ गया या कहीं चश्मा भूल गए, कुछ हाथ से टटोल रहे हैं तो उसके हाथ में इंजरी हो सकती है। तो ऐसे डायबिटिक। अच्छा सर, ये डायबिटीज क्या हमारी पर्सनल लाइफ, सेक्स लाइफ पे भी कुछ असर डालती है, इसका इफेक्ट पड़ता है क्या? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो डायबिटीज की है किसी को, तो जो मैंने बताया न्यूरोपैथी होती है, तो चूंकि अगर कोई मेल पेशेंट है तो उसको जो इम्पोर्टेंसी होती है, जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं, तो उस तरह की बीमारी उसको हो सकती है। साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, क्योंकि यूजुअली जिसको डायबिटीज हो जाती है बहुत स्ट्रेस में रहता है। और कुछ दवाइयाँ जैसे एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ चलती हैं, तो उनसे भी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इस तरह की। तो ऐसे में अगर वो डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो डॉक्टर उसको उसकी दवाइयाँ देते हैं। तो ज्यादातर लोग पेशेंट हेजिटेट करते हैं, वो डॉक्टर से इस तरह की बातें डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए वो बेचारे परेशान रहते हैं और उनको मानसिक और सामाजिक रूप से भी वो बेचारे थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं। एग्जैक्टली। तो सर डायबिटिक फुट अगर हो जाता है उसमें कई बार हमने सुना है कि HPOT का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी अभी जो चला है, तो वो सर उस पर थोड़ा सा बताइए कि वो क्या चीज है, क्या इफेक्ट करता है और क्या उससे बेनिफिशियल फायदे मिलते हैं? देखिए, जैसे ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम बात करते हैं डायबिटिक फुट की, तो उसमें अगर वो इन्फेक्टेड है तो एंटीबायोटिक चलती है। दूसरा जो अल्सर है, मान लीजिए उसका सर्कुलेशन कम हो रहा है, तो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम उसका एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं कि कहाँ पे उसकी नसें ब्लॉक है। अगर वो नसें ब्लॉक हैं जिनको कि हम खोल सकते हैं, चाहे उसको बलूनिंग करके या उसको स्टेंटिंग करके, तो वो करके उसका सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है कि उसको बहुत जगह पे ब्लॉक है जिसको कि खोला नहीं जा सकता, तो या तो हम बाईपास सर्जरी करें उसमें। पर आजकल कुछ आया है कि अगर हम लोकल ऑक्सीजन दें तो उसके अल्सर की हीलिंग थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। तो अगर हम उसका क्या होता है कि लोकल एक TCPO होता है, ट्रांसक्यूटेनियस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग बनाते हैं। तो अगर वो ट्रांसक्यूटेनियस प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है किसी, तो ये होता है कि अगर वहां पे हम उसकी ऑक्सीजन किसी तरह से बढ़ा दें लोकल, तो चाहे तो उस ब्लड के थ्रू जाए या बाहर से भी बढ़ा दे तो वो हीलिंग फास्ट होती है। तो उसको बढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो लोकल उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कि हम अपनी लिंग को एक चैम्बर में डाल देते हैं और वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा देते हैं। या हम पूरा पेशेंट को एक चैम्बर में डाल देते हैं ऑक्सीजन पे, जिसमें पे ऑक्सीजन पूरी प्रेशर जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है उससे 2 से 3 गुना प्रेशर ज्यादा रहता है। तो लंग के थ्रू वो सर्कुलेशन में जाती है लोकल भी, तो उससे उसका हीलिंग जो क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जाएगी
तो उस टिश्यू को रीजनरेशन में, ग्रोथ में मदद मिलती है और थोड़ा हीलिंग फास्ट हो जाती है। सर HBOT के अलावा और क्या, क्योंकि सर HBOT इतना कॉमन नहीं है अभी, हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रही है इतना इजली, तो HBOT जो हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को हील करने के लिए, ये और इसके जगह ऑप्शंस क्या है सर? मतलब और कौन सी थेरेपी है जिससे हीलिंग और ज्यादा फास्ट हो सकती है? देखिए ऐसा है कि अगर सर्कुलेशन कम हो रहा है, जो कि हीलिंग बोलते हैं, जहाँ पे तो ब्लड सप्लाई कम हो रही है या सप्लाई हो रही है और हीलिंग वहाँ पे उतनी प्रॉपर नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जैसे न्यूरोपैथी है या बहुत सी है, इसको हम बढ़ाने के लिए लोकली हम वहाँ पे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ स्टेम सेल वहाँ इंजेक्ट कर देते हैं वुंड के पास, जिससे कि वहाँ पे टिश्यू की ग्रोथ बढ़ जाती है, वो घाव थोड़ा जल्दी बढ़ जाता है। तो इस तरह के, चाहे वो ऑटोलॉगस हो, पेशेंट का ब्लड निकाल करके उसमें से हम उसका ग्रोथ फैक्टर अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट अलग करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, उसको PRP देते हैं, वो भी अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो उससे भी ग्रोथ होती है। या हम पेशेंट का स्टेम सेल लेकर के उसको ग्रो करा करके उसको इंजेक्ट कर देते हैं। उसको जो स्टेम सेल या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ये सब इंजेक्ट करने से ग्रोथ बढ़ती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी थेरेपियां हैं, या रेडीमेड ग्रोथ फैक्टर्स कुछ अवेलेबल है, या रेडीमेड कुछ मैट्रिक्स या स्किन के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, जहाँ पे कि जैसे लार्ज वुंड है जो कि भर नहीं सकता है, अब उसको या तो स्किन की ग्राफ्ट लगेंगे या हम कुछ सिंथेटिक या कुछ एनिमल स्किन के वो उसको ट्रीटमेंट करके कुछ अवेलेबल है, या सिंथेटिक स्किन मैट्रिक्स अवेलेबल है, उनसे हम उसको कवर दे सकते हैं जिससे कि वो हो जाए और जल्दी हील करते हैं। तो सर ऐसा आर्टिफिशियल स्किन मार्केट में अवेलेबल है, मतलब मेडिकेटेड की उसको घाव के ऊपर वो स्किन लगा देते हैं और वो घाव मतलब बंद हो जाता है? हाँ, ये जैसे सेल कल्चर से बनाई जाती है, और जो हमारा कोलेजन्स है, कोलेजन की स्किन होती है, उसमें सेल कल्चर से उसमें सेल टिश्यू रहते हैं जो ग्रो कर जाते हैं, या डर्मिस कुछ ह्यूमन कैडेवर से डर्मिस लेकर के उसको ट्रीटमेंट करके उसको बनाया जाता है, या कुछ जो है पोर्सिन से या जो पीक से लेकर के उसको बना करके, और ऐसी स्किन मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप वुंड के कवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, अभी मार्केट में स्टेम सेल थेरेपी का नाम बहुत सुनने को आ रहा है, तो सर ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। स्टेम सेल थेरेपी, देखिए स्टेम सेल ऐसा सेल होता है जो कि ग्रो करके किसी भी सेल में ज्यादातर वो अपना कन्वर्ट कर सकता है। जैसे वुंड हील करना है तो वहाँ पे हमें टिश्यू चाहिए, ब्लड वेसल भी ग्रो करना है, सबको ग्रो करना है। स्टेम सेल इंजेक्ट करने से आपके टिश्यू की ग्रोथ, खून की नलियों की ग्रोथ, सारी ग्रोथ वहाँ पे फास्ट हो जाती है। तो इसमें आपके ही ब्लड से जो आपके बोन मैरो है वहाँ से सेल को निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ वो बहुत फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं और वही स्टेम सेल्स होती हैं मल्टीपल सेल्स को बनाती है। तो वहाँ के आपके बोन मैरो से, पेशेंट के बोन मैरो से लेकर के और उसमें इंजेक्ट किया जाता है, तो इससे उसके वुंड हीलिंग फास्ट हो सकती है, जल्दी हील कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा मेरे लिए तो बहुत दुखदाई है कि मतलब शायद से वो सिचुएशन ना आए किसी के भी साथ, लेकिन सर अगर लास्टली एम्पुटेशन का ही ऑप्शन बचता है, अगर एम्पुटेशन करनी ही पड़ जाती है, पेशेंट का पैर है या उसकी फिंगर है या उसकी टो है, तो उस पे क्या असर पड़ता है पेशेंट पे, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा क्या हो सकती है? देखिए ऐसा है कि अगर किसी जो हमारे पैर होते हैं इसमें काफ मसल्स होती है, तो काफ मसल्स पंप करती है, इसको सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। तो जो सेकंड हार्ट है हमारे ब्लड का सारा पंप करके हमारे हार्ट को सपोर्ट करती है, जिससे कि हार्ट बाकी पंप करता है। तो अगर किसी का पैर का एम्पुटेशन हो जाता है, पहले तो अगर किसी के टो का एम्पुटेशन होता है तो उसका प्रेशर एरिया चेंज हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल फुट है उसमें भगवान ने कुछ प्रेशर एरिया बनाया हुआ है कि इतना ही प्रेशर इस एरिया पे पड़ेगा, और उसके प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम बना हुआ है। लेकिन एक तो प्रेशर एरिया चेंज हो जाता है, आप किसी एक टो को हटा दीजिए तो जो हमारा पैर का एरिया है वो कम हो, तो पर स्क्वायर इंच प्रेशर है वो बढ़ गया। तो अगर किसका वेट ज्यादा है तो वो उसका प्रेशर बढ़ गया। दूसरा क्या, प्रेशर पॉइंट चेंज हो गया, क्योंकि फुट डायनेमिक्स चेंज हो गया। अब तो अगर एक कम है तो उसका चलने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा, अब चलने का तरीका तो उसका प्रेशर पॉइंट चेंज हो जाएगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो ये पाया गया है कि अगर किसी का एक टो इम्पोर्टेट होता है तो उसका दूसरा भी टो इम्पोर्टेट हो जाता है जल्दी, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। लेकिन उसको मॉडिफाइड शूज से या जो प्रोटेक्टिव
कस्टमाइज शूज बनाए जाते हैं, उनसे उनको बचाया भी जा सकता है। और पेशेंट को बोला जाता है कि शुगर कंट्रोल रखें, अपनी डाइट को जैसे बताया जाए, वेट को कंट्रोल करना है। अगर पेशेंट डॉक्टर्स की बातों को फॉलो करता है तो फर्दर एम्पुटेशन को बचाया जा सकता है। नहीं तो वो एम्पुटेशन एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर धीरे पैर चला गया। और दूसरा चीज क्या है कि जो ये हार्ट वाला प्रॉब्लम है या बिलोनी एम्पुटेशन किसी का होता है, तो इससे एक पैर की बजाय फिर दूसरे पैर पे प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है, और प्रेशर उस पर पड़ गया तो दूसरे पैर में अल्सर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और तीसरी चीज है कि हार्ट पे लोड बढ़ने से उनका हार्ट अटैक या इस तरह की मॉर्टेलिटी बढ़ने की संभावना ज्यादा है। और 5 साल में 80% पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। 5 साल में 80% पेशेंट एम्पुटेशन के बाद। तो इसलिए एम्पुटेशन को जो भी हम लोग इलाज करते हैं कि एम्पुटेशन को बचाने के लिए एम्पुटेशन ना करना। अगर एम्पुटेशन करते हैं तो एवरी ईयर जैसे 15 से 20% एक साल में, फिर ऐसे 30 से 40% 2 साल में, ऐसे बढ़ते बढ़ते लगभग 80% लोग 5 साल में। 5 साल में 80% से बहुत बड़ा फिगर है सर। बड़ा फिगर है। इसलिए डॉक्टर्स की बातों को पेशेंट को सलाह माननी है अगर एम्पुटेशन हो जाता है। और लैंसेट की एक स्टडी आई थी जिसके अनुसार एवरी 30 सेकेंड्स कहीं ना कहीं दुनिया में किसी का पैर कट रहा होता है। तो ऐसे में सोचिए कि कितनी डेथ आगे फ्यूचर में हो सकती है। और खास करके जो इंडिया जो कैपिटल ऑफ डायबिटीज बनने जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे में इंडिया में कितनी डेथ इसकी डायबिटिक फुट की वजह से हो सकती है। इसलिए डायबिटिक फुट और डायबिटीज से बचना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने अगर डायबिटीज से पहले तो बच के कि अपने खाने पाने को, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट को मेंटेन करना है, जिससे कि आपको डायबिटीज होगी ना। और अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तब भी इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि आपको डाइट कंट्रोल करनी है, आपको शुगर कंट्रोल रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको स्ट्रेस से बचना है, जिससे कि आपको फर्दर कुछ होने ना पाए। आप ये ना सोचें कि आपको शुगर हो गया है और हमें कुछ हो नहीं रहा, हमारा शुगर 200-300 रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ होता नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि मीठा जहर, तो मीठा है, ब्लड में आपको शुगर बढ़ रहा है, लेकिन ये जहरीला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर रहा है और एक दिन ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह और मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि सब लोग इसको शुगर को हल्के में ना लें और कोशिश करें कि ये होने ही ना पाए। एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें और अपने वेट को कंट्रोल रखें। और रेगुलर आप अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं। अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम आता है, जैसे कि वेट को ये है कि अपने घर में एक वेइंग मशीन रखें, और जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं ऐसे वेट को भी नापना है। तो वेट को कंट्रोल रखना है, शुगर को कंट्रोल रखना है, डाइट को कंट्रोल रखना है, तनाव नहीं लेना, उसके लिए मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करें और खुश रहें। तो सर अगर कोई डायरेक्ट पेशेंट डायबिटिक फूड का आपके पास आना चाहता है तो पीजीआई में किस दिन आपसे मिल सकता है और कौन से डिपार्टमेंट में किस दिन? देखिए, हमारे विभाग में मंडे से फ्राइडे तक डायबिटिक फूड देखा जाता है। इसके अलावा हमारे डायरेक्टर साहब ने और सरकार ने मिलकर के एक एडवांस डायबिटिक सेंटर की स्थापना करेगी जो कि जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें कि डायबिटीज और डायबिटीज से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो नेफ्रोपैथी हो, गुर्दे की बीमारी हो, आंख की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, या खासकर डायबिटिक फुट जो अगर किसी को होता है तो उसके लिए एक छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध रहेगी। वो प्रिवेंशन की हो, जांच की हो, इलाज की हो, रिहेबिलिटेशन की हो, सारी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सर, ये तो पेशेंट को बहुत फायदा मिलेगा। सर आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी ओपीडी किस दिन पड़ती है अगर किसी पेशेंट को डायरेक्ट आपसे मिलना है डायबिटिक फूड के? देखिए, हमारी ओपीडी अभी बृहस्पतिवार को होती है, बृहस्पतिवार को, लेकिन हमारे विभाग में सभी लोग देख रहे हैं, पर अगर हमसे ही मिलना है तो बृहस्पतिवार को, नहीं तो अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में जाकर दिखा सकते हैं। अगर उनको कोई नेफ्रो से रिलेटेड समस्या है तो नेफ्रो डिपार्टमेंट में जाए, वहां से भी अगर उनको कोई अल्सर होगा, कुछ होगा तो वो लोग रेफरेंस भेजते हैं और हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ मंडे से लेकर के फ्राइडे तक सारे दिन भी देखे जाते हैं, तो वो आकर के संपर्क कर सकते हैं किसी से भी और अपना इलाज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बड़ी जानकारी दी आपने लोगों के। बहुत जीवन में मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे चेंजेस आएंगे और लोग
इतनी बड़ी जटिल बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे और इससे प्रिवेंट होंगे आपके वो। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब जानकारी कलेक्ट करी और मेरे को आशा है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएंगे, इससे लोगों को लाभ मिलेगा और इससे बचाव, खासकर इस बीमारी से बचाव जरूर करें, जिससे कि वो खुद भी स्वस्थ रहे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, उनके परिवार की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे और पूरे देश की लाइफ अच्छी रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मतलब इतना था कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि इस चीज को मैंने खुद फेस किया है। मेरे अपने फादर के 1 साल पहले डायबिटिक फुट हो गया और मैं अपने पापा को यहाँ से वहां अस्पताल से अस्पताल ले लेके भटका था। तो वो चीजें जो मैंने फेस की है वो मैं नहीं चाहता कि कोई और फेस करे। तो एटलीस्ट लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस चीज का सरल तरीके से अच्छे से इलाज कहाँ हो सकता है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मतलब था। मुझे बहुत देर में ज्ञान सर मिले और मेरे फादर की एक फिंगर एम्पुटेट हो चुकी थी, तो शायद से अगर मुझे ज्ञान सर पहले मिलते तो वो फिंगर बच सकती थी। मैं सीधा बोलता हूं कि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, हर जगह गया जहां पे एक सीधा ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल सका, जो कि मुझे पीजीआई लखनऊ में आके ज्ञान सर ने करके दी। तो ये किसी तरीके का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है जो दूर गांव में बैठे लोगों तक भी पहुंच सके, लोग जिनको पता ही नहीं कि गैंग्रीन क्या है, एम्पुटेशन क्या है, डायबिटिक फुट क्या है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को पता चल सके कि ये इलाज कहां पे सरल तरीके से और कम पैसों में हो सकता है और लोगों के पैर बच सके। बाकी अवेयर रहिए, क्योर रहिए और डायबिटीज से बचे रहिए। थैंक यू सो मच। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस सुरेंद्र कुमार शुक्ला। लगभग 1 वर्ष पूर्व मुझे डायबिटिक फुट हुआ और ये मुझे जानकारी नहीं थी। स्नान करने के बाद मैं अपने पुलिस यूनिफॉर्म के जूते पहन लिया करता था, जबकि उंगलियों के बीच में जो स्नान करने के बाद पानी होता है उसको कपड़े से साफ कर देना चाहिए, ये मुझे जानकारी नहीं थी। उसके बाद गांठ के नीचे दाहिने पैर में बहुत सूजन आ गई, काफी सूजन आ गई, जिससे लखनऊ के कई डॉक्टरों को दिखाया गया। हर डॉक्टर ने बताया कि गांठ के नीचे से पैर कटेगा, क्योंकि पंजा और गांठ के नीचे पूरी सूजन थी। उसके बाद काफी घबराहट होने के बाद हम लोग जो है जानकारी किए तो मालूम हुआ कि पीजीआई में प्रोफेसर श्री ज्ञानचंद जी इसका ट्रीटमेंट डायबिटिक फुट का बढ़िया करते हैं। मैंने उनसे संपर्क किया और इससे पहले मेडिकल कॉलेज में भी ट्रीटमेंट कराया, जिसमें अंगूठे के पास की एक उंगली मेडिकल कॉलेज में काट दी गई। डॉक्टर प्रोफेसर ज्ञानचंद जी का कहना था कि अगर आप पहले आ जाते तो आपकी उंगली भी नहीं कटती और मेरी गारंटी है मैं आपके पैर को ठीक करूंगा, पैर कटेगा नहीं। मुझे एडमिट कर लिया। डॉक्टर साहब ने बहुत ही लगन से मेरे पैर का ट्रीटमेंट किया और सफलता पूरी तरह प्राप्त की। पैर की सूजन और उसमें मवाद होने के कारण मशीनों के द्वारा ऑपरेशन के बाद पूरा पस बाहर निकाल दिया और पैर एकदम सही हो गया। मैं जो है आसानी से अपने उसी पैर से अब चल फिर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे डायबिटिक फुट हुआ ही नहीं था। ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इतना होशियार और इतना योग्य डायबिटिक फुट के विषय में डॉक्टर श्री ज्ञानचंद जी से अच्छा कोई डॉक्टर नहीं होगा। बहुत ही व्यवहार कुशल और बहुत ही लगन और मेहनत के साथ उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। I was first it has a opening in the left leg to the subconjunctivitis. I went to the Allahabad hospital. They have operated me, but finally that one doesn't got any relief from there. So one of our friend
I suggested to refer the case to the PGI. I came to the Dr. Gyanchand. He is one of the best surgeon of endocrinology.